दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज हम ग्रुप डी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम ग्रुप डी से ही स्टार्ट किए थे अब पढ़ना रेलवे का। उसके बाद मेरा गार्ड में हुआ था, तो अभी बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि ग्रुप डी का आप तैयारी कैसे किए थे। तो हम तो स्टार्टिंग में सही बोले तो हम रेलवे का तैयारी किए, उसमें भी ग्रुप डी का ही हम तैयारी स्टार्ट किए थे करने के लिए। लेकिन बहुत लगता है कि ग्रुप डी तो आसान है, हमको भी लगा ग्रुप डी तो क्या है, लुसेंट पढ़ लेंगे, थोड़ा मैथ रीजनिंग करके रिजल्ट तो हो ही जाएगा। जब ये आए तैयारी करने के लिए, जब रिजल्ट नहीं होने लगा शुरुआत में लग रहा था कितना हार्ड है। ग्रुप डी ही सबसे हार्ड है, और वास्तविक में सारा एग्जाम से ग्रुप डी हार्ड है। ग्रुप डी जिसका निकल गया, रिजल्ट हो गया, वो सारा चीज़ में रिजल्ट देगा। मेरे साथ एकदम ऐसा ही हुआ था, क्योंकि एक बार हम शुरुआत वाला ग्रुप डी दिए तो रिजल्ट नहीं हुआ था। फिर दूसरा अभी इस बार जो एनटीपीसी और ग्रुप डी भी था साथ में ही आगे पीछे, उसमें भी उसमें रिजल्ट हुआ था। तो उसमें रिजल्ट हुआ तो सारा चीज़ में हो गया, 3-4 में मेरिट बन गया, 3-4 गार्ड में बन गया मेरिट, लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क में भी बना था और ग्रुप डी में ही बना था। 3 चीज़ में मेरा मेरिट बना था। हम ये चर्चा करते हैं हम तैयारी ग्रुप डी का किस तरह की है, जो कि मेरा गार्ड भी बन गए। ग्रुप डी का ही तैयारी से हम गार्ड का भी अभी जो जॉब कर रहे हैं गार्ड में, ग्रुप डी का ही देन है। उसका इतना मेहनत किया कि गार्ड बन गए और 1-2 एग्जाम मेरिट बना था। तो मेन रूप से हम ग्रुप डी का तैयारी किस तरह की है उस पर चर्चा करेंगे। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप लोग बने रहें। तो हम ग्रुप डी का स्टार्ट जब 2014 में हम मैट्रिक इंटर दिए थे, तो हम स्टार्ट कर दिए थे कि रेलवे की तैयारी करना है, सरकारी जॉब के बारे में। लेकिन पढ़ते नहीं थे, सोचे थे सिर्फ। फिर बीए पार्ट 2 में जब गए तो स्टार्ट किए, मैथ का कोर्स ले लिए ऑफलाइन में। 1-1.5 साल पढ़े तो मैथ जैसे तैसे घूमते थे, पूरा पढ़ते थे नहीं। बीए पार्ट 2 भी कह सकते हैं कि 1 साल ऐसे गुजर गया। जब बीए पार्ट 3 में थे तो फिर थोड़ा लगा कि नहीं अब पढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम बीए पार्ट 3 से मेन रूप से अच्छा से स्टार्ट किए थे पढ़ने के लिए, लगन से। ऐसे चल रहा था हवा हवाई। तो उस समय इसलिए स्टार्ट हुआ कि संगत का मेन असर होता है। एक चीज़ गौर कीजिएगा, संगत अच्छा मिलेगा ना तो बहुत अच्छा तैयारी भी होगा। कहावत भी है, संगत का असर होता है। तो वो हम एक लॉज में जिसमें रहते थे उसमें पढ़ाई नहीं होता था। इंटर का विद्यार्थी लोग था, हम भी मस्ती करते थे उसके साथ में। जब गए एक दूसरा लॉज खाली किए थे, थोड़ा सस्ता रूम मिल रहा था, उसमें जाके शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हुए देखे उसमें बहुत पढ़ने वाला विद्यार्थी था, बहुत नंबर लाता था सेट में, दिन भर पढ़ते रहता था। तो उसी से पूछ के सीनियर लोग से तो मैथ का क्लास हम ले लिए, ऑफलाइन क्लास लिए, उसको सिलेबस कंप्लीट किए। तो सिलेबस कंप्लीट किए तो इस बार मैथ हम कुछ सीखे सब वो लोग को साथ में रह के। फिर अर्थमेटिक खत्म हुआ, एडवांस पढ़े। एडवांस होने के बाद तो ग्रुप डी का एग्जाम था उस समय, जिसमें मेरा नहीं हुआ था। गुवाहाटी बोर्ड भरे थे, 55 नंबर आया था, नॉर्मलाइज करके 65-66 गया था, और गुवाहाटी का कटअप ज़्यादा था। तो नहीं हो पाया तो फिर उस बीच में फिर रेलवे का वैकेंसी आया टेक्नीशियन का, उसमें भी एग्ज़ाम दिए, उसमें भी नहीं हुआ। शुरुआत में 4-5 एग्ज़ाम मेरा हुआ ही नहीं, और जब होने लगा तो बहुत अच्छा से सारा चीज़ में रिजल्ट हुआ। तो आते हैं वही मैथ का। मैथ हम फाउंडेशन पर हैं। जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का, वो ये नहीं देखें कि हम टारगेट बैच ले लिए। जो नया कैंडिडेट है, जो पुराना है तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसका सिलेबस कंप्लीट है, वो सारा रिजल्ट दे रहे हैं होंगे और देते होंगे भी। जो अब न्यू स्टूडेंट है, जो अब ग्रुप डी का ही तैयारी करके सोच रहे हैं कि नहीं मेरा ग्रुप डी का ही देना है और उसके साथ सारा चीज़ हो जाएगा। ग्रुप डी कहने का है बहुत हार्ड है, ग्रुप डी हो गया तो सारा चीज़ हो जाएगा। इसलिए ग्रुप डी पूरा हल्के में ले लीजिए, बहुत अच्छा मेहनत से पूरा मैथ को कंप्लीट पहले कीजिए। अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए, उसको रिवीजन कीजिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन से आप बैच खरीद के अपना पढ़िए। उसके बाद रीजनिंग भी साथ में लेके चलिए। उस समय रीजनिंग तो हम नहीं पढ़े थे, लेकिन उसमें रीजनिंग बन गया था, कुछ हल्का भी कर सकते हैं, पहले का रीजनिंग था। अब बहुत हार्ड रीजनिंग पूछ रहा है मैथ के तुलना में। तो ऑनलाइन में आप रीजनिंग भी कोर्स लीजिए। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आप अर्थमेटिक एडवांस का लीजिए, एडवांस का मैथ लेके उसको कंप्लीट करके आपके हाथ में आ जाएगा अर्थमेटिक, एडवांस और रीजनिंग। ये 3 चीज़ हो गया तो आप 50-55 का नंबर आप सिक्योर कर लिए कि 55 नंबर आएगा। मेरा भी ग्रुप डी में ऐसा हुआ था, 55 नंबर का था, 52 सही हुआ, 3 गलती हुआ था। तो आप 50 नंबर कर सकते हैं कि ये तीनों कंप्लीट होने का 50 नंबर सेव है आपका। उसके बाद रही बात साइंस, करेंट अफेयर और जीके। जीके क्या है कि अभी जीके पढ़ने से ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, तो जीके अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। पहले ये कंप्लीट कीजिए, ये हो जाए तो जीके अपना साइड से पढ़िए, और गैप ज़्यादा हो बीच में एग्जाम, ऐसे गैप तो नहीं होगा, एग्जाम तो लेगा ही जल्दी। गैप ज़्यादा हो तो अब जीके भी पढ़ सकते हैं फाउंडेशन लेके। ऐसे जीके से बेस्ट है कि आप साइंस पढ़िए। और साइंस का एक कहानी और बताएंगे मेरे साथ। क्या हुआ कि उस समय साइंस कहाँ से पूछेगा पता नहीं था। एनसीईआरटी एकाएक एनसीईआरटी फॉलो किया, हम लोग प्रीवियस और प्लस में साइड से जो भी बुक था वो लोग हम पढ़ते थे। तो मेरा पहला था, दूसरा बार जो ग्रुप डी दिए थे जिसमें हुआ था मेरा
फाइनल से उसमें हो गया था मेरिट। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले वाला में तो आइडिया नहीं रहा, क्या हुआ भी नहीं, आइडिया भी नहीं था। तो इसमें क्या हुआ कि साइंस पूछा। साइंस हम प्रीवियस पढ़ के गए, साइंस उतना सही नहीं हुआ। मैथ रीजनिंग 52 को सही हुआ, बाकी बात जीके मेरा अच्छा था, दरोगा तैयारी करते थे, जीके भी सही किए, करंट अफेयर भी ठीक ठाक था। तो मेरा 72 नंबर आया था रोमार्स, उसको परसेंटाइल करके 99 पॉइंट कुछ था, उसमें भी मेरा फिक्स था। तब तक मेरा डीवी में नाम आ गया, एनटीपीसी में तो इधर हम आ गए। उधर फिजिकल था वो छोड़ दिए, और ट्रेन क्लर्क में भी हुआ था। जब हुआ तो 2-3 एग्जाम में मेरिट बन गया था। तो आते हैं अपना टॉपिक पर। तो मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ, ये तीनों कंप्लीट के बाद अब एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो मेरा पहले होने के बाद वो क्या किया, एनसीईआरटी के 9वां-10वां को पढ़ के गया था, बहुत अच्छा से पढ़ा था बारीकी से। तो गया तो उसको डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी से उसको मिलने के बाद उसका भी नंबर बहुत सॉलिड आया था। मैथ में थोड़ा उसका प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा हार्ड मैथ आया, लेकिन वो उसका जीके संभाल दिया। परसेंटाइल उसका बहुत तगड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत आदमी गलती करके आया था। डिट्टो क्वेश्चन लड़ गया, जो मेरा गलती हुआ उसका बुक में वो हमको दिखा रहा था कि ये सब आया था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। अभी भी एग्जाम में देखे होंगे टेक्नीशियन में कि कितना क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी से ही, डिट्टो क्वेश्चन लड़ रहा है। तो मैथ रीजनिंग तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का या तो किसी का बैच लेके पढ़िए या खुद पढ़िए हाईलाइट करके। एनसीईआरटी 9वां-10वां का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जो स्टूडेंट रेलवे तैयारी कर रहे हैं, वो करंट अफेयर उसके लिए इम्पोर्टेंट है ही, उसको देखते रहना हल्का हल्का। ये आपको ग्रुप डी के लिए हम बेस्ट रणनीति है। और ये तो हो गया सिलेबस कंप्लीट का। अब यहाँ से अब स्टार्ट होगा आपका नंबर बढ़ने का। इतना करने के बाद 50-55 नंबर तो पक्का आएगा। इतना जो पढ़ लिए तो 55 नंबर तक कम से कम आएगा, 55 प्लस भी आ सकता है, तैयारी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या करना है कि अब सेट प्रैक्टिस कैसे करना है। मेन बात है, सेट प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही निखार आता है तैयारी में। हम लोग सेट प्रैक्टिस सुबह करते थे, लेकिन अपना टाइम के हिसाब से आप लोग कीजिए। हम लोग 12 लड़का थे शुरुआत में, फिर जब एग्जाम नज़दीक हुआ तो 50-60 लड़का में ग्रुपिंग स्टार्ट हो गया, लंबा हो गया था। सुबह सुबह जाते थे 5 बजे, सेट मारते थे। तो टाइमिंग जितना 90 मिनट देता है उतना लेके नहीं, 1 घंटा में आप सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन में भी कम लगा के। और मैथ रीजनिंग प्रीवियस अपना ग्रुपिंग में 10-12 लड़का मिलके उसको सॉल्व कीजिए, जो कि आपको एग्जाम में टाइमिंग का इशू लाने नहीं देगा। टाइमिंग का इशू खत्म हो जाएगा वो। और एनसीईआरटी हो सके अपना ग्रुप में कीजिए, नहीं तो अकेले कीजिए, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी खुद पढ़िए। सेट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को रिवीजन करना और सेट प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद आप एक बार ग्रुप डी के लिए अच्छा तैयारी कर लिए तो आपका सारा एग्जाम क्रैक होगा, वो काट नहीं सकता है। ग्रुप डी इतना हार्ड है कि कह सकते हैं कि एनटीपीसी उसके सामने कुछ नहीं है। अच्छा से पढ़ लिए, जीके पढ़ लिए, स्टैटिक्स थोड़ा एनटीपीसी में ज़्यादा देता है। ग्रुप डी का रियल दे दिए तो एनटीपीसी का भी आप दे सकते हैं, एकदम 100% हम कर सकते हैं। क्योंकि हम ग्रुप डी में इतना अच्छा तैयारी किए कि ग्रुप डी के मैथ रीजनिंग इतना अच्छा, मतलब सॉलिड तरीका से तैयारी हो गया कि सारा एग्जाम का मैथ रीजनिंग बनता था, कोई कहीं दिक्कत नहीं था। अभी तक जितना भी रेलवे के एग्जाम दिए हैं एनटीपीसी में, लेवल 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब ग्रुप डी तक सब में रिजल्ट था। हाँ, मेरिट 3 में बना, 3 में नहीं बना। किसी में स्टेशन मास्टर में मेरिट से बाहर हो गए थे। ग्रुप डी का ही तैयारी था, ऐसा कुछ नहीं था कि अलग से हम कुछ पढ़े हैं। गार्ड में तो अभी ट्रेन मैनेजर में तो मेरा हो ही गया है। उसके बाद लेवल 3 में थोड़ा अच्छी नंबर कम था, उसमें नहीं हुआ। उसके बाद लेवल 2 ट्रेन क्लर्क में भी हो गया था, उसमें भी 94 नंबर था, उसमें भी मेरिट एकदम कन्फर्म है। उसके बाद ग्रुप डी में तो 99% परसेंटाइल था, उसमें भी फिक्स था, हम फिजिकल नहीं गए, डीवी आ गया। इसलिए ग्रुप डी का एक बार तैयारी हो गया सही से, फिर को काट नहीं सकता है जॉब में। दूसरा अच्छा जॉब भी होगा, और ग्रुप डी नहीं कुछ होगा तो ग्रुप डी तो होगा ही। और ग्रुप डी में भी बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ आने के बाद आप गार्ड बन सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन रहता है। यहाँ से जीडीसी एलडीसी एग्जाम के अंतर्गत आप आगे बढ़ सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और ग्रुप डी के सेट प्रैक्टिस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें जिसका टाइमिंग का इशू हो रहा है, आप लोग का टाइमिंग नहीं हो, जिसका सिलेबस हो गया, टाइमिंग के कारण नंबर कम आ रहा है, वो कमेंट कीजिए, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे किस तरह हम लोग सेट प्रैक्टिस करते थे। हम लोग 12 ग्रुप था, लेकिन लगभग सबका हो गया, एक लड़का नहीं हुआ, उसका भी ठीक ठाक तैयारी है। और जो मेरा दोस्त पंचायत सचिव का जिसका शॉर्ट बनाए थे, वीडियो नहीं ला पाए, वो हम लोग का एक तरह से मैथ का गुरु थे। मैथ में जिससे नहीं बनता था वो बनाता था। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।